बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सिंतास मुआहदे के तहत हर कतरे पर पाकिस्तान का हक है। अब हम भारत की धमकियों का तोड़ निकालने के लिए मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बानी ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, जबकि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भारत की धमकियों का तोड़ निकालने के लिए मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हम इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने FC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। कितना खुश आइंदी? डैम्स और पानी का ज़ख़ीरा तो हमें करना वैसे भी था जी। वैसे भी ये जो डैम्स हैं इनके ऊपर एक तवील अरसे से कई दहाइयों से इस पर मुबाहिसा हो रहा है और इस पर बात हो रही है। तो डैम्स तो हमें बनाने थे और अब ये जो सारा सिंतास ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं अपनी जगह सस्टेन कर पाएगा। इनकी जो भारत की तरफ से जो इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें डैम्स तो बनाने और वो डैम्स जो हैं वो अच्छा डैम्स हम बनाने शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी दहशत गर्दी के वाक़यात पिछले चंद सालों में हुए हैं। ठीक है, पहले तो एक पॉलिटिकल उसको रंग दिया जाता था कि जी डैम्स नहीं बनेंगे, एतराज़ात सही होते थे, गलत होते थे, उससे कतई नज़र। लेकिन पिछले चंद सालों में डैम्स को बनाने की कोशिश करने वाले अफराद को निशाना भी बनाया गया और वहाँ पर दहशत गर्दी भी हुई। वो लोग जो इन डैम्स के बनने के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान नहीं बाहर से, यानी जो प्रॉक्सीज मुल्क में काम कर रही हैं, तो बड़ा खुशाइंद है। अब इसमें ये बात तो बहुत अच्छी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़ी जंगों की तरफ दुनिया जा रही है और बड़ी जंगों का एक मैदान जो है वो सज रहा है और इन बड़ी जंगों के नतीजे में वो सिस्टम गिरेगा जो 1945 का सिस्टम है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिस्टम, वो जंगों के नतीजे में ही गिरेगा। ये जो एक्सकलेशन पीक पे गई है, ठीक है, इसमें ये पीक पे जो एक्सकलेशन गई है, उस पीक पे एक्सकलेशन जाने के दौरान, यानी एक्सकलेशन कैसे गई पीक पे कि मुज़ाकरात होने थे इस्तांबुल में और उसमें जो है वो यूक्रेन और रशिया के डेलीगेट्स ने आना था और उससे 48 घंटे पहले जो हैं या 24 घंटे या 48 घंटे में जो हैं वो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई रशिया के ख़िलाफ़। कुछ तो ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई, यानी उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं क्योंकि टारगेट किया गया एयर बेसिस को। इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि फ़ौजी हैं या नहीं, लेकिन दूसरे जो ब्रिज उड़ाए गए जिसमें तो ब्रिजेस जो हैं वो तो उसमें तो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया। अच्छा, ये जो तादाद है, ये तादाद इसके ऊपर जो अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ और मगरबी मीडिया की तरफ से भी और बाकी सारी जगहों से भी जो इसकी सैटेलाइट पिक्चर्स और सारा कुछ सामने आया, तो उसके नतीजे में पता ये चल रहा है कि ये जो जहाज़ जिनको नुकसान पहुंचा है, इनकी जो तादाद है वो 41 नहीं है बल्कि 12 हैं। 12 जहाज़ हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। ठीक है, और यूक्रेन का जो मीडिया है वो भी अब इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये जो हैं ये 12 जहाज़ हैं। ठीक है, और मैं 37 यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कीव से, रशिया लॉस्ट 12 एयरक्राफ्ट्स। यूक्रेन की मिलिट्री जो है उन्होंने दोबारा क्लेम किया, लेकिन उससे पहले जो है वो बरतानिया और अमेरिका और नेटो के दूसरे मुल्क, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये 41 नहीं है, ये कम जहाज़ हैं और आप इसकी तादाद को बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने अपना नंबर जो है वो वापस लिया। तो उनके जो यूक्रेनियन, ये मैं 36 को भी कोट कर रहा हूँ, 37 को भी कोट कर रहा हूँ और फिर मैं जो है वो 39 को भी कोट कर रहा हूँ, RBC यूक्रेन के रशिया के जो लॉसेस हैं 3 जून तक वो 1000 फौजी मारे गए हैं। वो तो लड़ाई तो मुस्तकिल हो रही है और 12 एयरक्राफ्ट जो हैं वो 12 हैं। और 40th को भी मैं कोट कर रहा हूँ, एनिमी लॉसेस, ये सारा यूक्रेन का मीडिया है। इन अ डे द आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन एलिमिनेटेड 1100 ऑक्यूपायर्स एंड 12 एयरक्राफ्ट। तो वो जो तादाद है वो अब 41 से 12 हो गई है।
अच्छा, ये जहन में रखें कि ये 41 जो है वो नहीं, अब ये 12 है। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो जर्मनी उसमें हारा, तो जर्मनी का बंटवारा हो गया। चार जो बड़े ममालिक थे, ये कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उन्होंने जर्मनी को बांट लिया आपस में। उसमें एक हिस्सा जो है वो चला गया सोवियत यूनियन के पास, और 3 हिस्से जो हैं वो चले गए अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया के पास। और फिर उसके बाद जब सर जंग शुरू हुई तो उसमें जो पहला तनाज़ा खड़ा हुआ, ये इस तरह से बंटवारा हो गया था। ये जर्मनी का भी हो गया था, ईस्ट जर्मनी, और ये इलाका फिर वेस्ट जर्मनी बन गया, जो कि बरतानिया और फ्रांस और अमेरिका के पास था। ये वेस्ट जर्मनी हो गया, वो ईस्ट जर्मनी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो पहली कशीदगी पैदा हुई वो जून 1948 में पैदा हो गई, जिसको हम बर्लिन ब्लॉकेड कहते हैं। और बर्लिन ब्लॉकेड जो है वो ये था कि काफ़ी महीनों तक रशिया ने, ये सोवियत यूनियन ने ब्लॉकेड रखा कि ये जो इत्तेहादी हैं ये दूसरे इलाके में नहीं जा सकते, ज़मीन क्रॉस नहीं कर सकते, तो जहाज़ों में जाते थे। तो ये पहली, आप समझें कि एक डिप्लोमेटिक सतह पे इसमें झड़पें, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन बर्लिन ब्लॉकेड रहा। और ये सर जंग की पहली कशीदगी थी, कोल्ड वॉर की पहली कशीदगी जो है वो बर्लिन ब्लॉकेड था। ये उस तरफ से अगर जाना होता था तो वो ऊपर से जहाज़ों के थ्रू क्रॉस होते थे, इस इलाके से उस इलाके में। वो सोवियत जो इलाका था उस पर ज़मीन से वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो जहाज़ों के ज़रिए वो वहाँ जाते थे, वहाँ से वापस आते थे। तो ये काफ़ी महीनों तक जारी रहा। ये 1948 और 49 के दरमियान ये बर्लिन ब्लॉकेड रहा। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी जो कशीदगी कोल्ड वॉर में हमें नज़र आती है, नेटो कायम हो गया और सोवियत यूनियन, ठीक है, उधर से जो वारसा के मुल्क और जो भी उनके साथ थे पैक्ट में। दूसरी जो हमें कशीदगी नज़र आती है वो हमें 1951 और 53, 51 और 53 के दरमियान नज़र आती है, जो कि कोरियन वॉर है। और कोरियन वॉर में ये है कि नॉर्थ कोरियंस जो हैं वो, उनको सपोर्ट है चाइना और रशिया की, और जो साउथ कोरिया है उसको सपोर्ट है अमेरिका की और इत्तेहादियों की। और ये स्टेलमेट पे ख़त्म हुआ, यानी उसका भी फैसला नहीं हो सका। यानी वो जंग जो है वो भी जारी है, क्योंकि उसका भी जो नतीजा है वो भी एक सीज फायर लाइन, या जिसको डी मिलिटराइज जोन हम कहते हैं, पैरल 38, उसकी सूरत में ख़त्म हुआ। और वो एक पट्टी है पूरी। ठीक है। यानी वो जंग कौन जीता कौन हारा अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ कि नॉर्थ कोरिया जीता है या साउथ कोरिया जीता है। बस वो एक जंगबंदी हुई, यूनाइटेड नेशंस के लोग आए, उन्होंने जंगबंदी करवा दी। तो ये पहला आप समझेंगे एक तरह से हॉट वॉर थी। उधर से नॉर्थ कोरियन थे, इधर से ये थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो दोनों फौजी आपस में लड़े हों, लड़ाई हो गई हो अमेरिकन्स की और चाइनीज़ या रशियंस की, ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें नज़र आता है जो सबसे ज़्यादा जो तारीखी, वो हमें नज़र आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमें नज़र आता है 16 से 28 अक्टूबर तक, 16 से 28 अक्टूबर 1962 कैनेडी दौर में। और वो हमें नज़र आता है उस वक्त जब अचानक अमेरिकन को पता चलता है कि ये क्यूबा के अंदर जो है, क्यूबा में इनके मिसाइल आ गए हैं रशिया के। क्यूबा बिल्कुल साथ है, ज़ाहिर है कि जो है वो साउथ अमेरिका में से काउंट करेंगे तो उधर क्यूबन, लेकिन वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसलिए खड़ा हुआ था कि अमेरिकन जो थे उन्होंने अपने नेटो में जो एक मुल्क उनका नया शामिल हुआ था, टर्की, उसमें उन्होंने मिसाइल, टर्की बिल्कुल रशिया के साथ है। अगर टर्की की आप देखें, बॉर्डर्स देखें, उसकी ज्योग्राफी देखें, तो टर्की, उधर उन्होंने टर्की में मिसाइल भेजे अपने, तो इधर इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल अपने यहाँ भेज दिए। तो उसके बाद ये 13 दिन तक तमाम दुनिया जो है वो ऐसे बिल्कुल खामोशी दुनिया में तारी रही कि ये न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है। और फिर खामोश डिप्लोमेसी हुई और उसके नतीजे में यहाँ से इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटाए
क्यूबा से, और उन्होंने टर्की से हटाए। तो टर्की में पहले भेजे थे, उसके नतीजे में क्यूबा में गए। तो ये पीक है कोल्ड वॉर की, यानी कोल्ड वॉर जो कि ख़त्म होती है फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटता है। तो ये उसमें अरूज जवाल, उसमें मतलब है मामलात ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। इनकी दोनों जिन हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं वो हुकूमतें गिर रही हैं, सेटअप गिर रहे हैं। लेकिन जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ, अफ़गानिस्तान वॉर जो हुई, या उसके नतीजे में कभी जमाल अब्दुल नासिर, कभी मतलब बहुत कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उधर लैटिन अमेरिका में फैदल कास्त्रो, मतलब आगे पीछे हुकूमतें गिर रही हैं, बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह है कि जो आप समझें कि जो फौजी कशीदगी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी इस वक्त है, कभी भी नहीं हुई। पूरी तारीख पे आप नज़र डालें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ पर जो है वो ये जो कुछ पिछले 48 घंटों में या 72 घंटों में हमने देखा है, जो हमें नज़र आया है। तो इसमें अब दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है ये बहुत कशीदगी बहुत ज़्यादा बड़ी अरूज पे गई और अरूज पे ये रहेगी। ठीक है, ये मामलात आगे जाएंगे और ये मामलात आगे इस तरह से जाएंगे कि रशिया ने अभी जवाब देना है। ठीक है, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पैनिक में जवाब देगा या कोई जल्द, लेकिन वो कोई ना कोई जवाब वहाँ से रशिया से आएगा। उनके 12 जहाज़ डैमेज हुए हैं और ये जो CSIS जो कि एक बड़ा थिंक टैंक है, उनकी मैं अगर ये 9th दिखाऊं, स्लाइड हम दिखा सकें, कर्टसी CSIS की, तो उन्होंने ये TU-95, TU-22 M3, A-50 और TU-160 ये तो दिखाया है उन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जी जहाज़ों की कौन कौन सी जगह ऐसी है, पूरा जहाज़ तबाह करना ज़रूरी नहीं है। ये जो 8th स्लाइड है वो बताती है कि आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट्स टारगेटेड ड्यूरिंग द स्पाइडर वेब ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक जगह को आप जहाज़ के टारगेट करें तो जहाज़ बेकार हो जाता है। आपने देखा नहीं, वैसे ही जहाज़ से परिंदा टकराया तो जहाज़ जो है वो मतलब जहाज़ बड़े वल्नरेबल है। तो लेकिन इन जगहों पे अगर अटैक करें स्पेसिफिकली, तो ये जो स्पेसिफिक जगह टारगेट हुई है, पूरा जहाज़ ख़ास जगह टारगेट हुई है, तो उसके नतीजे में एक विंग टूट गया किसी जहाज़ का तो जहाज़ बेकार हो गया। लेकिन ये वो जगह हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन्होंने मार्क की कि एग्जैक्ट इस जगह को वो छोटा सा ड्रोन अगर हिट करता है, ठीक है, जो वहाँ पे स्मगल हुआ है, तो उसके नतीजे में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा जहाज़ को और बड़ा अरसा लगेगा उसको बनाने में या उसको दोबारा उस पोजीशन में लाने में। ये नहीं कि आप एक पहिया उसका उड़ गया तो जनाब पहिया तो दूसरा लगा देंगे आप, या मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मतलब उसको एक ऐसी जगह, वो जगह भी उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो तक आइडेंटिफाई जो है वो वहाँ पर किए गए। अच्छा, दूसरी एक तो बात ये होगी। फिर दूसरी जो इसमें बात है वो बड़ी जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि जो यूक्रेन की जंग है वो यूरोप के लिए तो है ही, यानी उसका एक ईस्टर्न नेटो की एक्सपेंशन और उसमें ज़ाहिर है कि कॉकसस के मुल्क हैं, बैल्कन स्टेट्स हैं, ये सारा सब कुछ है। लेकिन ये जो अल्टीमेट एक बैटलफील्ड बनेगी और जो बन रही है वो आर्कटिक है। हमेशा ये बात मैं कहता रहा हूँ कि आर्कटिक जो है उसको आप किसी भी सूरत आप आर्कटिक ओशन को नज़रअंदाज इसमें कर ही नहीं सकते। और उसकी वजह यह है कि उसकी वजह हमने उस दिन भी बताई थी कि ग्रीनलैंड में उनको दिलचस्पी क्यों है ट्रंप को। भाई ग्रीनलैंड में उनको दिलचस्पी इसलिए कि ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा जो इलाका है वो मिलता है, ये जो ग्रीनलैंड हमें ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये आर्कटिक के साथ इसकी बहुत बड़ी, और बाकी जो ऑरेंज है ये सारा रशिया है। और उसके मुकाबले पे अगर आप देखें तो अगर आप बिल्कुल इसी मैप के बिल्कुल शुमाल में चले जाएं, बिल्कुल शुमाल में चले जाएं, तो आपको नजर आएगा कि यहां रोकें जरा एक मिनट, यहां रोकें मैप, आप देखिए रशिया और अमेरिका कितना करीब है। यहां खड़े होकर मेरे ख्याल से आप गेंद फेंके तो वो उधर गिरेगी। ये इतना अलास्का और रशिया बिल्कुल साथ हैं। आप ये मत समझें, इस मैप को यहां रख के आप देखें तो आपको पता चलेगा कि रशिया ऐसा नहीं है कि पूरा पैसिफिक गुजार के उसने अमेरिका तक पहुंचना है या पूरा यूरोप गुजार के उसने अमेरिका तक पहुंचना है, यूक्रेन और फिर बर्तानिया और फिर अटलांटिक ओशन, नहीं। ये
खतरनाक तरीन जगह है दुनिया की, क्योंकि आप देखें रशिया किधर है और अमेरिका किधर है, और दरमियान में आप देखें बिल्कुल इसमें कोई वो आइलैंड्स नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म की कोई यहाँ पर जो है वो मतलब ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये कुदरती तौर पे एक ऐसी जगह है। और आपको पता है अलास्का खरीदा था, अलास्का ने रशिया से खरीद लिया था, ठीक है, लेकिन वो रशिया ने बस भेज दिया था उनको। अब ये वो जगह है, और कनाडा दरमियान में डायरेक्ट उसने तिजारत शुरू कर दी थी रशिया के साथ। इसीलिए अमेरिका को वो जो बार बार कहता है कनाडा से कि आप हमारी 51वीं स्टेट बने, वो इसलिए कहता है क्योंकि कनाडा और रशिया के कनाडा और चाइना के दरमियान बराह रास्त तिजारत शुरू हो गई थी वाया रशिया, ठीक है, इनके जहाज भी चलने शुरू हो गए थे। तो ये मुल्क सारे जो हैं जो अमेरिका के साइड पे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और फिर बाकी आप देखें तो नीचे नॉर्वे है, बाकी सारे मुल्क उसी नक्शे में अगर आपको नज़र आते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात अब ये देखें, यहाँ से आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो गई कि अमेरिका और रशिया कितना आमने सामने है, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि नॉर्थ पोल जो है वो कोई ऐसा बिल्कुल सेंटर में नहीं है, पहले बात कर चुका हूँ, बड़ी लंबी ये अलग है, और वो जो है बहरहाल एनीवे। अच्छा, फिर आ जाता है बेरेंट सी, और फिर उसके बाद आप नीचे जाएं तो फिर आपको बाकी मुल्क नज़र आते हैं। नॉर्वे है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लेकिन कितने थोड़े हैं। रशिया को देखिए आप कितना बड़ा है, रशिया वो जो येलो है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिल्कुल अगर हम उस मैप को जो आर्कटिक का है उसको हम गौर से देखें तो हमें उसमें एक नेवल बेस नज़र आती है जो कि रशिया की आर्कटिक के पास नेवल बेस है। और उस नेवल बेस का वो नेवल बेस जो है वो है ओलिनिया एयर बेस, और वो है मुरमेंसिक ओब्लास्ट के बिल्कुल पास। अब इस मैप में मैं कोशिश करता हूँ कि वो नज़र आ जाए किसी तरह। अगर इस मैप को हम थोड़ा सा इस मैप को देखें, वो अलास्का हो गया, ये नॉर्दर्न रूट हो गया, डिस्कस हमने कर लिया सारा। अच्छा, ये आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ज़रा इसको और स्लाइड करें तो ये आपको नज़र आएगा मुरमांसक, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये रशिया में, रशिया की जो साइड है उसमें आपको एक जगह नज़र आ रही है जो कि मुरमांस्क का इलाका है, ठीक है। ये एक इलाका है जो मुरमांस्क का इलाका है, ठीक है, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा सबको मेरे ख्याल से। वो जो ब्लैक कलर की लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है आके, ब्लैक लाइन, इसके बिल्कुल आप समझें कोई 90 किलोमीटर दूर जो है वो है ओलेनिया एयरबेस, ओलेनिया एयरबेस, ठीक है। ये ओलेनिया एयरबेस है जो हिट हुई है। जो बेसिस हिट हुई हैं उसमें से एक बेस जो है वो ओलेनिया एयरबेस हिट हुई है। 7th स्लाइड को अगर देखें, अब हम देखते हैं 7th स्लाइड को, इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से ये रशिया की प्रेजेंस है, तो रशिया की प्रेजेंस में आप चलते चले जाएं, ये आपको नीचे सबसे लास्ट में नॉर्वे के मैप से ऊपर आपको नजर आ रही है ना, ये आपको नजर आई, ठीक है। ये आपको नजर आ गया इलाका, ये है 116 का इलाका, ठीक है। तो ये जो है ये इनका ओब्लास्ट है, और यहाँ पर इससे कोई आप समझे 90 किलोमीटर के फासले पे वो एयरबेस है जो हिट हुई है। अच्छा, अब इसी को 7th स्लाइड में देखते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 7th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो टारगेटेड रशियन एयरबेसेस जो हैं उनमें से एक जो एयरबेस है वो बिल्कुल आर्कटिक पे है। बाकी तो हमने कल डिस्कस कर ली थी ना, इतनी है, साइबेरिया में है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर। एक जो एयरबेस है ना, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये एयरबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन से, वही बात, यूक्रेन से आर्कटिक निशाना बना है। अच्छा, अगर यूक्रेन नहीं करता तो फिर कौन करता? कनाडा करता, फिनलैंड करता, स्वीडन करता, अमेरिका खुद करता, कौन करता? तो यूक्रेन से इन्होंने हिट किया है आर्कटिक को, यानी आर्कटिक तक पहुंचे हैं वाया यूक्रेन। फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे मुल्क थोड़े थोड़े आर्कटिक में हैं, लेकिन इन्होंने यहां से देखें ना, आपको यूक्रेन का कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, यूक्रेन है ही नहीं आर्कटिक के अंदर। लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूं कि ये अल्टीमेट फड्डा आर्कटिक का है। आर्कटिक में आगे जाके जो क्रिटिकल
या रेयर अर्थ मिनरल्स या जो ऑयल के या जो गैसेस के ज़खायर हैं वो तो हैं ही अपनी जगह, और इसीलिए ट्रम्प साहब को ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड में उनको क्या और क्या, ग्रीनलैंड में जो बेचारा जब उतरा है वो वहाँ पे जाके जेडी वेंस, तो वो तो इतनी सख्त सर्दी थी कि उसे खड़ा ही नहीं हो रहा जो हुआ जा रहा था। और लेकिन वहाँ पर क्यों, क्योंकि एक तो आर्कटिक है और दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन आर्कटिक की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मिनरल्स भी होंगे यकीनन, उनका एस्टिमेशन है, ऑलरेडी एक बेस है उनकी, पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन रशिया की बेस भी है, ये भी ध्यान में रखें, रशिया की नॉर्वे में बेस है। तो अब इशू ये है कि वो कोल्ड वॉर के ज़माने में ये इनको पता चला था अमेरिकन को कि यहाँ ये जो बेस हिट हुई है, ये इनको 50s में 60s में पता चला था कि ओलिनिया का इलाका जो है यहाँ पे आर्कटिक में एक रशियंस बेस बना रहे हैं अपनी, और ये उन 9 बेसिस में से एक बेसिस CIA की जो रिपोर्ट गई थी 60s में, उसमें उनका कहना यह था कि 9 बेसिस जहाँ से रशिया डायरेक्ट फौरी तौर पे अमेरिका को हिट कर सकता है, उनमें से एक बेस ही है। सही। तो एक बेस वो है जो कि यूक्रेन ने आर्कटिक में निशाना बनाया है, आर्कटिक के इलाके तक यूक्रेन पहुंचा है। ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात जो है, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब एक तो 12 जहाज है, लेकिन जहाज 12 हैं। आज उन्होंने क्रीमिया का ब्रिज भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा बड़े फखरी अंदाज में कि जो क्रीमिया से, वो क्रीमिया का ये ब्रिज जो है ये 2014 में जब क्रीमिया हिस्सा बना है रशिया का, तो उसके बाद ये जो एक पानी इसके एक पानी का पूरा इलाका है, अगर हम मैप में देखें तो उसमें वो कश का इलाका है गालिबन, तो उसके ऊपर ये ब्रिजेस बने थे। 2 ब्रिजेस हैं, और ये ब्रिजेस जो हैं ये रशिया को क्रीमिया से जोड़ते हैं, और इन ब्रिजेस को भी आज जो है वो धमाकों से उड़ा दिए। 2 ब्रिजेस हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने इनका खुद इफ्तिताह किया था, तो उनका कहना ये है कि हमने इसको ब्रिजेस को भी आज उड़ा दिया है। किसने? इन्होंने, यानी जो इसका नाम ये क्रीमिया ब्रिज है, और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि हमने इस ब्रिज को भी उड़ा दिया, क्लेम किया गया बाकायदा। अच्छा, उधर से जो है वो खामोशी है, और वो जो खामोशी है वो अब किस सूरत में सामने आती है ये हमने देखना है, लेकिन बहरहाल वो खामोशी तो है अभी। ठीक है, और ये बात भी ध्यान में रखें कि उनके जो यानी बड़े इम्पोर्टेंट उनके जो लोग हैं, उनके बड़े इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जी यूक्रेन के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। सही। यानी जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो पहुंच रहे हैं वॉशिंगटन, ताकि वॉशिंगटन से वो मज़ीद इमदाद जो है वो तलब कर सकें। उसमें यरमक भी हैं। यरमक इनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। पहले जब ये टीवी पे काम करते थे, ये तो टीवी में काम करते थे ना ज़ेलेंस्की, तो ये इनके प्रोड्यूसर थे। तो ये जब उसमें अपना शो करते थे, मज़ाहिया शो जब करते थे, आप देखें टीवी कितना आगे पहुंच गया। आप प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को देखें और उधर आप देखें ट्रंप की टीम को देखें, ठीक है ना। तो वो ये उनके प्रोड्यूसर थे, ये प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, और अब ये उनके सबसे बड़े एक आप समझ लें मुशीर हैं यरमक। और ये जो यरमक हैं ये वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, और ये अमेरिकन ऑफिशियल्स से ये बात करेंगे कि देखें जी, अब तो आप तो कह रहे थे कि हमारे पास कोई कार्ड्स नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहेंगे, आप तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि यूक्रेन के पास कोई कार्ड्स ही नहीं है, तो यूक्रेन क्या कर रहा है। तो ये जाके यूक्रेन की तरफ से अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताएंगे उनकी टीम को कि आप तो कह रहे थे कार्ड्स नहीं, हमारे पास तो कार्ड्स हैं, बल्कि हम तो वहाँ पर जो है वो हम तो खुल के अब उनके ब्रिजेस को भी उड़ा रहे हैं। और ठीक है, 41 नहीं तो 12 जहाज तो हमने उड़ा दिए ना, और आप कह रहे हैं हमारे पास कार्ड्स नहीं है। और उसके बाद हमने जो है वो उनके लोग भी मार दिए, और ये सारा कुछ हमने कर दिया। तो अब हमें आप मदद दें, आप हमें मदद भी दें, और आप वो पूरा जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला और बाकी सारा मामला है उस पर भी अरसर ना गौर करें, क्योंकि आपके बगैर हम तो लड़ रहे हैं ना, और यूरोप हमारे साथ है। तो अब ज़रा वो और आप वो जो बात आपने थी कि यूक्रेन के पास कोई कार्ड्स नहीं है,
कार्ड्स हमारे पास नहीं थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे क्या करेंगे? जी। क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप इनको एड देंगे और कहेंगे कि अच्छा ये एड लो और जाके रशिया पुतिन से लड़ो? पुतिन खामोश, उधर उधर ठंड प्रोग्राम, वो मैं बताता हूँ उधर क्या सोच रहे, उधर बिल्कुल एक कूल सिलसिला चल रहा है और उधर जो है वो एक कूल मामला चल रहा है और उधर जो है वो, अच्छा इंडिया फिर डिस्कस हुआ है वहाँ, अभी उस पर बात करते हैं, वक्फा लें मेरे खास उस पर बात करते हैं इंडिया के बगैर, क्योंकि इंडिया इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि देखे ना एक न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया है। उन्होंने कहा चुप, वो कोई चुप हो गए, ठीक है ना, अब खबरदार। और फिर राफेल गिरे, फिर जहाज गिरे, वो खबरें आहिस्ता आहिस्ता, तो वो एक बड़ी अजीब सा सिनेरियो बना है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ डिस्कस हुआ है, पाकिस्तान फिर डिस्कस हुआ है वहाँ पे मॉस्को में। अब वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं जी कि अब पुतिन क्या सोच रहे हैं और ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप क्या एड दे देंगे? वो कहें एड, आप देखिए ना हमें तो एड दें, आप कहते हैं हमारे पास कोई कार्ड्स नहीं है, एड दें और ये क्रिटिकल मिनरल वाला दोबारा जायजा लें आप इसका, और आप जो हैं वो अगर आप नहीं भी मदद देते हमारी तो हम तो रशिया के साथ जो है वो, और फिर आपके साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे जी? क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, बस प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू का इंतजार कर रही है सारी दुनिया के, वो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन अभी चुप है, वो इंतजार करेंगे ट्रंप के बोलने का। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि एहतजाजी तरीके के अलावा कोई रास्ता नहीं और इस्लामाबाद की कॉल की बजाय कह रहे हैं पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। देखें क्या होता है, किस तरह से एहतजाज होता है, किस तरह से तहरीक चलती है, हुकूमत क्या करती है, अभी तो देखते हैं, तो हालात दुनिया के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं जो मैंने आपसे बात की ना, मॉस्को में तारिक फातमी साहब की मुलाकात हुई है, जो सर्जेई लेवरोव साहब से, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने रशिया, इंडिया थोड़ा सा नाराज़, इंडिया सबसे ही नाराज़ है, सबसे खुद अपने आप से भी नाराज़ है, मोदी जी सबसे नाराज़ है। वो इसलिए कि रशिया ने भी उनके फेवर में कोई बयान नहीं दिया ना, और विक्ट्री परेड पे बुलाया भी नहीं, और ये विक्ट्री परेड पे गए भी नहीं। अच्छा, विक्ट्री परेड पे ये क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि ये पहले से सोच के बैठे थे ना कि पाकिस्तान पे कोई जारियत करनी है या कुछ इन दिनों में करना है। 9 तारीख को थी ना, 9 मई को विक्ट्री परेड थी, ये नहीं गए या इनको नहीं बुलाया, जो भी हुआ, या उनको भी पता था कि इन्होंने जंग छेड़नी है, पाकिस्तान पे जारियत करनी है। तो बहरहाल ये है कि बैड टेस्ट, फिर इनको गुस्सा भी है कि उनकी तरफ से हमारे लिए कोई वाज़ेह तौर पे कहा भी नहीं गया। देखिए ना, 9 तारीख बड़ी क्रूशल तारीख है ना, 9 मई को विक्ट्री परेड हो रही है और इनका ख्याल है कि वो वहाँ पे सारी दुनिया बिजी है विक्ट्री परेड में, तो वहाँ से इन्होंने जाहिरियत की पाकिस्तान और उसका नुकसान उठाया बहुत बड़ा। लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत के हवाले से, एक तो ये कि बहुत ही बड़ा कोई फेरा है हुआ इनके मोदी जी के दोस्तों पे और उसके नतीजे में मोदी जी पे, और अब जो फेरा ताज़ा तरीन है वो दोबारा अदानी ग्रुप पे आ गया। अदानी का तो ये, अदानी और अंबानी को तो पकड़ के लगता है इनकी चटनी बनाती है। अदानी की तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन को होती है ना, एक ख़ास चटनी होती है, किसी इलाके की पसंद होती है, कहते हैं ये चटनी मंगाओ, यहाँ से केचप मंगाओ या भुरता मंगाओ, उसको भुरता, उसको अदानी का तो भुरता बना दिया उन्होंने। थोड़े दिन बाद अदानी ग्रुप जो है ना उसका भुरता, ये वो अदानी ग्रुप है जो दुनिया भर में बंदरगाह ही नहीं बनाता फिर आता, हैफा में बंदरगाह बना दी मैंने, ये कर दिया मैंने, वो अदानी ग्रुप का कच्चूमा निकल गया पिछले 2-3 सालों में। अब जो ताज़ा तरीन टोपी आई है, बहुत बड़ी टोपी, वो आई है जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जाने से। मैंने उसने कहा अदानी जो है गरीब, वो किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मोदी जी के साथ ये पार्टनर है ना अदानी और अंबानी, यही तो राफेल तैयारे और ये बंदरगाहें और किकबैक्स। तो अभी 24 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जनाब इंडियन बिलियनियर, इसको बेचारे को कंगला करके छोड़ेंगे, इसको, इसके बिलियनियर कहते हुए भी उनको, इसके ऊपर जो है वो फिर तहकीकात शुरू हो गई हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो अदानी ग्रुप है ये गुजरात में एक जो है वो बंदरगाह बनी हुई है जिसका नाम है मुंद्रा के नाम से, या 5th अगर देखें ना, मुंद्रा इनकी बंदरगाह है, मुंद्रा इन्होंने बनाई है, ये बंदरगाहों का काम करते हैं ना। मुंद्रा से इन्होंने जाना था, वो आईमैक जो बन रही थी ना, जो गजा के अंदर दफन हो गई,
गज़ा के कब्रिस्तानों में और यहाँ पे खलीज बहर अहमर में और खलीज यहाँ दफन हो गई, तो ये आप देखें, ये आपको ये आईमैक जो बन रहा था ये मुंद्रा से बन रहा था। सही, ये नजर आ रहा है, ये मुंद्रा वो नजर आ रही है, एक मुंबई और एक मुंद्रा। मुंद्रा से इन्होंने कहा गुजरात से जाएगा, ये यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया, वहां से ऊँटों पे बैठ के सामान आगे जाया करेगा। वो जाते जाते दरमियान में वो उर्दन को ही खा गए, उर्दन है बीच में, कि उर्दन पे आता है सऊदी अरेबिया, बहरहाल इन्होंने उर्दन को खा गए, सीधा वो इसराइल पहुंच गए। और इस बीच में फ़लस्तीन भी नहीं है, बीच में गजा भी नहीं, कुछ है ही नहीं। यानी एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब का बॉर्डर लग रहा है इसराइल के साथ, अजीब नक्शा बनाया, खुदा जाने क्या है ये। और उसको आप ये देखें कि उसको इन्होंने ग्रे कर दिया। आप देखें ना, जॉर्डन का जो इलाका है उसको इन्होंने ग्रे, जो ग्रे है उसका नाम नहीं रखा हुआ है, सीधा सऊदी अरब से जाएगा इसराइल, इसराइल से पहुंच जाएगा यूनान। अब जनाब ये जो मुंद्रा की जो बंदरगाह है, यहाँ से चुपके चुपके चोरी चोरी तेल पकड़ा गया जो ईरान से आ रहा था और वहाँ पे फरोख्त हो रहा था। सही, उसकी अमेरिका ने तहकीकात शुरू कर दी है। अदानी ग्रुप जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये एलपीजी, अब जनाब ये CNBC, ओहो 25वीं स्लाइड, क्या करें, अदानी ग्रुप भी बहुत ही बड़ा फेरा है मोदी जी के दोस्तों पे। US प्रोब्स रिजिड इरानियन एलपीजी शिपमेंट्स वाया अदानी मुंद्रा पोर्ट, सेज वॉल स्ट्रीट जर्नल, अदानी ग्रुप्स कॉल इट बेसलेस। ओके, चोरी का तेल यहाँ से। अच्छा, अब बात ये देखें, सारी बात ये है, अच्छा उधर से एक तो ये टोपी आई हुई है, दूसरे G7 का इजलास हो रहा है, उसमें नहीं बुलाया, वो कनाडा में हो रहा है, वो नहीं बुलाया इनको। तीसरा जो इशू है वो ये है कि द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 मिसाइल सिस्टम में 2026 रशिया ने कहा है। लेकिन रशिया, वो पाकिस्तान के, रशिया ने जो तारिक फातमी सब मिले जाके, हमारे रशिया से बड़े से ताल्लुकात हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम बीच में, यानी ट्रंप की जगह उन्होंने, हम बातचीत करवाने को तैयार हैं दोनों के दरमियान, थर्ड पार्टी, उन्होंने कहा हम बातचीत करवाना। पाकिस्तान तो कह रहा है कोई थर्ड पार्टी आके इसको इन्वेस्टिगेट करे, रशियंस आ जाए, कोई आ जाए, ये पता करें ये मामला कैसे हो रहा है, ये तहकीकात करें ना, ये दहशतगर्दी का जो वाक़या फौज बुलाया गया या निगलिजेंस से, दोनों में से एक है, और जहाज़ कितने गिरे हैं ये भी चेक करें। तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि 6 साल बाद पहला मरहला है कि मोदी जी को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये कि ये टोपी आ गई है कि ये आप ईरान से तेल चुपके चुपके चोरी चोरी क्यों मंगवाते थे, क्योंकि ये जिस ज़माने में ईरान से जियो पोलिटिकल हालात दुनिया के तब्दील हो गए हैं ना, ईरान के तो बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ईरान देखिए आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करता है, उनको भी कोई फ़ैसला करना है, ईरान को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो चाइना, रशिया, ये सारा जो ब्लॉक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के साथ ये। तो उसमें दूसरी जो बात है, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुतनिक साहब, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द हमारा मुआहदा होने वाला है इंडिया के साथ, ठीक है। जेज कॉमर्स सेक्रेटरी लुतनिक 26 फॉक्स बिजनेस, उन्होंने कहा फास्ट पेस जो है ये होने वाला है हमारा मुआहदा भारत के साथ, ठीक है, जल्दी, दिनों की ताख़ीर की जरूरत ही नहीं, जल्दी हमारा मुआहदा साइन होगा और बहुत तेज़ी के साथ होगा। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मसाइल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 32, वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये रशिया से असला क्यों खरीदता है इंडिया, 32, और ये ब्रिक्स का मेंबर क्यों है। यानी बात ये है, देखें बात सारी ये है कि आप एक ब्लॉक में गए हैं, आप, अमेरिका ने आपको कहा है कि आप इस इलाके के चौधरी हैं, ऐसे ही है ना। अब आप ये जो असला खरीद रहे हैं, ये आप या ब्रिक्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट ले रहे हैं आप? रशिया से जो असला ले रहे हैं वो किसके खिलाफ ले रहे हैं आप? जिसके खिलाफ ले रहे हैं उसके तो आप मेंबर बने हुए ब्रिक्स के, आप SCO के मेंबर बने हुए हैं, तो आपको पोजीशन लेना। देखें पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका का, पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे ट्रेड के मामलात हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं। अभी वहाँ पहुँची हुई हैं शहरी रहमान साहिबा, इना रबानी खर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हुए हैं, जलीलाबाद जिलानी साहब पहुँचे, सारे लोग पहुँचे हुए अमेरिका में। लेकिन वो हमने जो उनसे F-16 लिए थे तैयार है, उसके लिए चूँकि पूरा सिस्टम होता है, वो उसके लिए पैसे दे देते हैं, जो आपका जितने सालों तक वो ऑपरेटिव रहता है, फिर आप उसकी करने। अदरवाइज तो हम असला F-35 तो नहीं खरीद रहे हैं ना उनसे, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब मुल्क हैं,
छोटे लोग हैं लेकिन पिटाई खूब करते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना उनके, इनको तो सुपारी दी है उन्होंने, ये भाई लोग की जबान में मैं बात कर रहा हूं, इनको तो सुपारी दी है, इनको चाइना की सुपारी दी हुई है, तो आपको सुपारी दी है, इन्होंने ले ली है, ठीक है भाई लोग, बंबई की जबान, मुंबई की जबान। अच्छा, तो अब यह है कि इन्होंने सुपारी ले ली चाइना की, अब चाइना की सुपारी लेके और उनका ईरान से फटा चल रहा है, वो कह रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, ये ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं, ये चाइना के साथ भी ब्रिक्स में है, और वहां जाके इन्होंने मेंबरशिप भी रोकी पाकिस्तान की। अब यह है कि भी खुल के इधर भी हमने जानना है, उधर भी हमने जानना है, उधर से S-400 भी लेनी है, फिर S-400 के साथ हमने उधर भी, मतलब सारा कुछ। भाई आप एक ब्लॉक में खुल के जाएं, आप ब्रिक्स से अलग हो। देखिए हम तो ये जाएं इसमें ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमेरिकन, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई असला जो है इसको लेना छोड़ो, रशिया से ऑयल लेना बंद करो, ईरान से चुपके चुपके चोरी चोरी जो ऑयल लेते हो वो भी लेना बंद करो, असला लेना बंद करो, असला हमसे लो, हमसे लो, हमारे पार्टनर हमसे लो। F-35 किस लिए है, ये गोल्डन डाउन किस लिए है, ये आप ही के लिए तो बन रहा है सारा, ठीक है। अब आप वो हमसे नहीं F-35 तैयार है, और फिर F-35 तैयार है हमसे लेके फिर आप चाइना से लड़े, आगे जाके लड़े ना चाइना से। तो बात यह है कि ये अब फैसला कर रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि मोदी जी अब तक जिस तरह फैसले करते रहे हैं, इसके ऊपर वो जल्द से जल्द फैसला करेंगे। क्योंकि एक बात, मतलब इधर भी हैं हम, इधर भी हैं हम, इधर भी हैं, मतलब हम चीन के साथ भी हैं, मतलब हम एक मुल्क के साथ बस नहीं है, वो पाकिस्तान, अभी भी चीन, रशिया, वो पूरी कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, वो जहाँ लुकीज टीकीज उधर तो देखा ही नहीं ना, उधर तो देखते ही नहीं है। मैंने कहा ना पूरी दुनिया में इनके डेलीगेशन गए हैं, लेकिन आसियान मुल्क इन्होंने एक डेलीगेशन ही भेजा। उसकी वजह मैंने पूछी, मैंने कहा क्या चक्कर है, ये शशि तरोड़, बाकी ये अवैस, क्या नाम है वो जो एक साहब है इनके, वो जो जिनको गुजरात में और कत्लेआम उधर का नज़र नहीं आता, वो सारा वो पहुँचे हुए हैं कहीं पे, अवैसी साहब जो हैं, तो वो जो हैं वो सारे पहुँचे हुए हैं। किसी को जर्मनी जाना है, किसी को स्विट्ज़रलैंड जाना है, किसी को पनामा की सैर करनी है, किसी को उधर जाना है, किसी को उधर जाना है, पता नहीं कहाँ। और जो आसियान, जो असर इंडो पैसिफिक, उधर किसी को नहीं भेजा। इनमें से लोगों से पूछा कि यार जाओ उधर भूटान, लाओस, लुक ईस्ट, जो उधर के दौरे करो, कहते उधर नहीं जाना, उधर हमें अच्छी जगह में भेजे ना, भेजना ही आपने, सैर वैर करके वापस आ गए। तो बात यह है कि इनको फौरी तौर पे 2-3 चीजें करनी है। तो ब्रिक्स से इनको निकलना है, कह दिया ना अमेरिका ने, आप हमारे पार्टनर ब्रिक्स से निकले। दूसरा ये कैसे से भी निकले, वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में से निकलो, और ये रशिया से जो है वो तुम जो है वो असला खरीद रहे हो, और रशिया से हमारा फटा चल रहा है नेटो का, तुम रशिया से असला खरीद रहे हो, और तुम ईरान के साथ ऑयल मंगा रहे हो। अदानी ग्रुप की तहकीकात शुरू हो गई दोबारा। मैंने कहा ना वो कचूमर जो बनता है वो अदानी का ही बनता है आखिर में। तो उधर अदानी ग्रुप बना रहा था वो पोर्ट हैफा, जिसको अब चाइनीज देख रहे हैं सारे हैफा के अंदर, और इंतज़ार हो रहा है जनाब। अच्छा, सारा दिन अभी बात करें, फिर वो सायरन पे सायरन बजे जा रहे हैं, इसराइल में सायरन बजे जा रहे हैं, फिर वो 20 से 21 लोग आज फिर शहीद हो गए वहाँ पे, वो सायरन बजे जा रहे हैं। वो जनाब हूतीज ने मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहे हैं वहाँ पे, और कोई अरब मुल्क अब उन मिसाइलों को नहीं रोक रहा, वो जा रहे हैं, गिर रहे हैं जाके हैफा पे, तल अवीव पे, बेन गोरियन पे, सारा दिन चीख पुकार। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया, बाकायदा मुकदमा उस पर करप्शन का और बाकी जो इल्ज़ाम हैं संगीन, वो ट्रायल शुरू हो गया उसका नेतन्याहू का। और साथ ही लुकाशेंको जो हैं बेलारूस के, वो चाइना जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट दौरा है। और पुतिन खामोश है, कैलकुलेटेड बात करेंगे वो। अच्छा, पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। वो कह रहे हैं ट्रंप को नहीं पता था, कहते हो ही नहीं सकता ट्रंप को बताओ। 2 मिनट आपके और लूँगा, सिर्फ मैं ये दिखाऊँ कि जो यूक्रेन की तरफ से डिमांड्स रखी गई है ना इस्तांबुल में, यूक्रेन डिमांड सीज फायर और सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है 5 उसके हिस्से हैं मेमोरेंडम के जो हैंडओवर किए हैं उन्होंने रशिया के। उसमें से एक तो यह है कि कंप्लीट अनकंडीशनल सीज फायर करे रशिया, दूसरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे, तीसरा ये है कि अग्रेशन की रिपीटिशन कोई नहीं होगी, फिर ये कि सिक्योरिटी गारंटीज दें वो,
फिर ये है कि सॉवरेनिटी को तस्लीम करें, और जो सॉवरेनिटी वाला हिस्सा है ना, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यूक्रेन न्यूट्रल नहीं रहेगा, यूक्रेन बल्कि आगे जाके ईयू और नेटो का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, ये जो गारंटीज हैं, इसके नीचे जो पॉइंट है ना इसका सॉवरेनिटी वाला, उसमें ये लिखा हुआ है बिल्कुल, जो अब नजर आ रहा होगा आपको, ये यूक्रेन इज नॉट फोर्स टू बी न्यूट्रल एंड कैन चूज टू बी पार्ट ऑफ ईयू और नेटो इन फ्यूचर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि टेरिटोरियल इश्यूज में कि वो 2014 के बाद की कोई जगह नहीं मानेगा, और जो उनके पास से गई है, और सैंक्शन जो है उसको लिफ्ट किया जाए। और सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो है ये मतलब इनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये वो सारा चला गया। इंपॉर्टेंट बात यही थी इनकी। अच्छा, रशिया की तरफ से जो बात गई है, रशिया की तरफ से जो है वो तो कंप्लीट उनकी तरफ से वही बातें जो पहले थी उनकी बातें। रशिया किसी अपनी बात से पीछे नहीं हटा। रशिया अपनी जो पोजीशन थी उसके ऊपर रशिया बिल्कुल मौजूद है। और रशिया की जो उनके जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स, उसमें एक बात तो ये है कि ये फौरी तौर पे जो है उन 4 इलाकों को तस्लीम करेंगे जो रशिया की तरफ से कंडीशंस गई हैं। 4 इलाकों को तस्लीम करेंगे जो इनके पास से गए हुए हैं, जिनको वो भी मान चुके हैं, ठीक है ना। ये रेकग्निशन करेंगे क्रीमिया की, दोम्बास की, नवजूनिया की, इन इलाकों की करेंगे, कंप्लीट राइट्स को मानेंगे, ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर पाबंदियां वो सारी खत्म होंगी, न्यूट्रलिटी और रिफ्यूजल टू ज्वाइन, न्यूट्रल होगा यूक्रेन और किसी मिलिट्री अलायंस में और कोलिजन में वो शामिल नहीं होगा, ना उसकी सरहदों पे कोई फॉरेन ट्रूप्स आएंगी, वो बैन होगा होस्टिंग और डेवलपिंग का न्यूक्लियर वेपन, और लिमिट्स होंगी उसकी फौज के ऊपर भी। फौज भी एक ये उसी तरह से जैसे जापान वाला हुआ था ना वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो जापान की तरह का ये है कि फौज बिल्कुल न्यूट्रल होगी, और लिफ्टिंग इनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस खत्म होगी, ये होगा वो होगा सारा ये खैर साला। तो बिल्कुल वो जो है वो इन्होंने रशिया अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। ये वो सारी बातें अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं कि नेटो का हिस्सा रशिया ने कौन सी ऐसी बात की जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप माजी में ना की हो। वो तो कह चुके हैं कि नेटो के अंदर, बल्कि स्टीव विटकॉफ भी कह चुके हैं, बल्कि ये तो कीथ क्लॉक भी पहले तो कह चुके हैं कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन गलत थी, नेटो का फैसला गलत था। ये भी कह चुके हैं कि ये जनाब बहुत कुछ इलाके जो है वापस हम नहीं ले सकते, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। यही बात रशिया कह रहा है, रशिया ने कोई नई बात तो नहीं की। रशिया कह रहा है कि नेटो का इत्तेहादी नहीं बनेगा, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि नेटो का इत्तेहादी, वो तो बाइडेन ने भी नहीं बनाया इनको नेटो का इत्तेहादी, मतलब नेटो का हिस्सा। तो सवाल ये कि उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं हो रही ऐसी, और पुतिन चुप बैठे हैं। और वो ये जरूर देखें, उन्होंने कह दिया कि ट्रंप ने नहीं किया, अभी उन्होंने ट्रंप को मौका दिया, उन्होंने ट्रंप को नहीं दिया, लेकिन फौरी हमारी कोई चाइना की तरफ से बात आई है कि शी जिनपिंग की कभी कोई टेलीफोन पे बात नहीं होगी इस हफ्ते, और अभी होने भी नहीं जा रही। लेकिन बात सारी ये है कि ये एग्रेशन कैसे हुआ है। एक खबर जो है, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोग मोल्स, और ये बड़ी एक सिक्योरिटी फेलियर तो है ना, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि उनके मुल्क के अंदर इस तरह से गया। और ये आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे पहुँच गई कि वो बाहर से ही कंट्रोल हुआ और उन्हीं का इस्तेमाल हुआ। अब इसके बारे में रशिया में दो राय हैं। कुछ रशियंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि स्टारलिंक यूज़ हुआ है। स्टारलिंक अगर यूज़ हुआ है तो वो इलॉन मस्क की जो टीम है वो कह रही है स्टारलिंक यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी रशिया के अगेंस्ट, और हम चाहते हैं कि रशिया के साथ फ्यूचर में अच्छे राब्ते नहीं। लेकिन वो चूँकि निकल गए हैं इलॉन मस्क, तो ये हो सकता है कि एक हल्का उनमें से ऐसा है जो है ना, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और डीप स्टेट या न्यू कॉन्स के दरमियान, या एवेंजलिस्ट जो है उनके दरमियान ये फटा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जीतता है या डीप स्टेट या न्यू कॉन जीतते हैं, उनके दरमियान पेचा पड़ा हुआ है वाशिंगटन डीसी में। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर दोबारा कह दिया कि नहीं, ट्रंप को नहीं पता, क्योंकि ये ट्रंप कर ही नहीं सकते। ट्रंप कैसे करेगा? ट्रंप तो मेरा यार है, दोस्त है, मेरा भाई है। अब ट्रंप उधर बैठे हैं, अब ट्रंप मीडिया के सामने आएंगे तो बात करेंगे ना। वो रोज आते थे मीडिया के सामने, एक तरफ जहाज रखा होता था, एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, आगे पीछे दाएं बाएं, वो उस दिन से आए नहीं है। तो अब कोई मौका मिले उनसे, कोई मीडिया के सामने आए तो वो बात करें कि भाई पुतिन के साथ क्या हुआ है, और ये पहुंच गए वहाँ पे ये सारे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे बात कहूँ कि रशिया की जो एम्बेसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया की जो एम्बेसी है उसने लंदन में कहा है कि मॉस्को का कोई इरादा नहीं है बरतानिया पे हमला करने का, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो कियर स्टेमर हैं उन्होंने कहा कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो इस वक्त मौजूद है बरतानिया को, कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा। और ये जो है ये बहुत, क्योंकि बहुत संजीदा और बड़े ज़बरदस्त हैं,
उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इस बात का ख़तरा है। उन्होंने बजट को भी बढ़ाने की बात की थी और डिफेंस बजट को भी, और उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि बरतानिया को रशिया निशाना बनाए और वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन से बनाए या किसी और तरीके से बनाए। तो ये जो है उसके बाद उनकी तरफ से आज ये बाकायदा ऐलान किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं CBS न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। साइटिंग 16 citing Russian threat, UK leader announces military spending boost, announcing including new nuclear powered submarines को उन्होंने ऐलान किया। और ये जो है ये मतलब टेलीग्राफ ने फिर ये कहा कि 13th ब्रिटेन्स न्यू न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमेरीन्स टू फेस डाउन रशिया। रशिया ने हमला किया तो ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमेरीन्स। इंडिपेंडेंट ने लिखा थ्रेट ऑफ रशियन मिसाइल्स हिटिंग यूनाइटेड किंगडम इज़ वन वी नीड टू गेट यूज टू। इसको हमें अब समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है ये तो बहरहाल इनकी एम्बेसी ने आज वहाँ पे तरदीद की है, जो मॉस्को की एम्बेसी है लंदन में, कि कोई हमारा इरादा नहीं है इनको अटैक करने का। और न्यूयॉर्क टाइम्स में कोट करूँ, ये देखिए तारीखी 11th UK फेसेस मोस्ट सीरियस मिलिट्री थ्रेट सिंस कोल्ड वॉर, ये केयर स्टेमर सेज 11th। तो ये पूरे बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त जो है एक क्योस है, और उस क्योस में एक कश्ती जो है किसी भी वक्त वो गज़ा के साइलों पे उतरेगी और उसमें से बहुत से लोग निकलेंगे। एक उसमें होंगी जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, वो जो क्लाइमेट, और एक होंगे वहाँ पे लियम कनिंगम जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के। तो वो सारा जो है वो पहुँच रहा है। इधर से इसराइल को समझ नहीं आ रहा कि उनके ड्रोन मारें, गोलियां चलाएं, क्या करें। वो कह रहे हैं हम मर जाएंगे, कुछ भी होगा हम गज़ा उतरेंगे। तो अब वो ऐलान कब होगा, वो सीज़फायर ऐलान कब होगा? 2 फॉरेन पॉलिसियों का सेटबैक हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप को। एक ही कामयाब हुई है उनकी कि उन्होंने भारत को रोक के रखा है। ये जहन में रखें, ये चूचा हुई ना, इधर ज़्यादा इन्होंने मस्ती की तो इधर सबसे पहले वो सब कुछ भूल जाएंगे कि उधर तो कुछ नहीं हो सकता, इधर ही करो जो करना है। तो भारत को बहुत संभल के मोदी जी को हिलना नहीं अपनी जगह से, तकरीरें करते रहें, ज़्यादा कुछ संजीदा बात नहीं करनी, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें करते रहें ये टीवी चैनलों पे इधर उधर, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी। तो छोड़ेगा नहीं ट्रंप, बताऊँ, ट्रंप और इधर से शी जिनपिंग और पुतिन सारी दुनिया से फट जाएंगे। तो खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, लेकिन शरारत ना करें कोई। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि क्योंकि 2 पॉलिसी फेलियर्स उनके हुए हैं, तो अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या पुतिन से बात करते हैं, और पुतिन ने उनको कह दिया कि नहीं, ट्रंप को नहीं पता था, ये कुछ बस अब ट्रंप को नहीं पता था। तो ट्रंप को नहीं पता था तो ट्रंप कौन सी ऐसी बात इसमें ऐसी है उनका, वो तो ये सारी बातें वही हैं जो पहले की थी प्रेसिडेंट पुतिन ने। उसके बाद ही इतना बड़ा अटैक हुआ है और साथ ही यूक्रेन पहुंच गया वहाँ पे, तो ये उनके लिए बड़ा इस वक्त एक सूरत हाल है। दूसरा, स्टीव विटकॉफ कुछ कह रहा है, उधर से कुछ बात हो रही है, अरब मुल्क सारे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए। ये अरब प्लान मंजूर हुआ है, अरब प्लान फ़लस्तीनी रियासत का, और ये सारे मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने जा रहे थे इसराइल, तो ये सारे भी बैठे हुए हैं, वो दुनिया रुकी हुई है, इधर ये रुका हुआ है मामला। और पाकिस्तान को इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया के हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, सोशल अनरेस्ट के हवाले से भी, और सबसे बढ़ के बॉर्डर्स पे आपके क्या हो रहा है, दाएं बाएं क्या हो रहा है, उस पर हमें नज़र रखनी है, और नज़र रखी हुई है हमने। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह निकल जाएंगे बरानों से, लेकिन ये है कि बहरहाल दुनिया तमाम जो है इस वक्त एक बहुत बड़े टर्मोइल में, गर्दाब में फंसी हुई है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।